नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। देखिए, जैसा कि आपको पता चल ही गया है कि आपके एग्ज़ाम डेट जो है ये घोषित कर दिया गया है। यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम 26 जून और 27 जून 2 दिन आपका पेपर होगा। मैंने वीडियो बना करके आपको बता भी दिया है। आज की इस वीडियो में हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले निवेदन है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा, देखिए, धातु की कला और रंगीन तामचीनी जटिल नक्काशी के लिए उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद प्रसिद्ध है। सही उत्तर होगा आपका, वो होगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ओके, तो जो भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में स्थित मुरादाबाद जिला धातु कला, विशेषकर धातु निर्मित मूर्तियों के लिए, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ जो है ये जरी और चिकन कुर्ती के लिए प्रसिद्ध है। खुर्जा जो है ये चीनी मिट्टी बर्तन के लिए है, जबकि वाराणसी डीजल इंजन कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। सही उत्तर होगा 200 मिलियन। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा। जो भी आप ये ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 200 मिलियन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 200 मिलियन थी। और इस संख्या की दृष्टि से देखें तो कुल जनसंख्या जो है वो यहाँ पे गाइस बताया गया है। कितना लिखा है देख लेते हैं एक बार। 19,98,12,321 थी, जो कुल जनसंख्या का 16.5 भाग का प्रतिनिधित्व करती है। 15वीं जनगणना 2018 का ध्येय वाक्य यानी कि जो मोटो था, या फिर गाइस कहा जाए कि जो इसका आदर्श वाक्य था, ये था हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य, या फिर हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये था गाइस 2011 की जनगणना का वाक्य। अगला है आपके सामने, थोड़ा सा टफ आपको लग रहा होगा, हालांकि है बहुत ईजी क्वेश्चन। एक बार समझने के बाद आप आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्तियों में से उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात की जा रही है? पंक्ति है कि यह संतुलन का एक कठिन कार्य है, जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लकड़ी के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं। अब देखिए, अपने सिर के ऊपर लकड़ी के पिरामिड मंच के ऊपर 108 जो दिए होते हैं, तेल के लैंप होते हैं, इसको रेख करके अगर गाइस प्रदर्शन किया जाता है तो वो किस नृत्य में किया जाता है? चरकुला नृत्य में। किसमें? चरकुला में। राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, चरकुला नृत्य। और देखिए, जो चरकुला नृत्य है ये गाइस खास करके ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। ब्रज क्षेत्र का ये उत्सव होता है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों गाइस स्त्री रूप धारण करते हैं और सिर पर मिट्टी के 7 घड़े और उस पर 108 तेल का लैंप यानी कि दीपक रख करके नृत्य करते हैं। ये संतुलन का एक कठिन कार्य तो है ही, और ये जो चरकुला नृत्य है ये गीत भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान में किए जाते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिए। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? सही उत्तर हो जाएगा एफडीआई। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए लिखा गया है गाइस कि जो एफसीआई है, एफसीआई का मतलब होता है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एंड एसडब्ल्यूसी का मतलब होता है स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, सीडब्ल्यूसी का मतलब होता है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। ये मुख्य एजेंसियां जो हैं ये उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण करती हैं। जबकि एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है गाइस, ये किसी देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश जो है ये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या एफडीआई कहलाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नामों का उल्लेख करता है?
सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है गाइस ये देश में प्रथम स्थान पर है, जिसमें गेहूं, गन्ना, आलू उत्पादन में ये प्रथम स्थान रखता है। 2011 के जब अंतिम आंकड़े हैं उस आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कर्मकारों की जो कृषि कर्मकारों का योगदान है ये 59.3% है। ठीक है, चलिए आगे। अगला है कि कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? ए और बी देखिए, सी और डी यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखिए गाइस इसमें क्वेश्चन क्या कहा गया था कि कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है? यूपी में 28 कृषि विज्ञान है केंद्र है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान है, क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं, चूंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और 10 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्र हैं, 4 कृषि राज्य विश्वविद्यालय हैं और 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं। ठीक है, तो राइट क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। आगे, ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इनमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? कहने का मतलब है ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकार को छात्रवृत्ति जो पुरस्कृत करता है उसमें कौन सा ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें छात्रवृत्ति दिया जाता नहीं? बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से, समझने के बाद आंसर दीजिएगा। अब इसको समझिए मेरे प्यारे भाई, इसमें देखिए अगर कहा जाए तो मूर्ति के क्षेत्र में तो छात्रवृत्ति दिया ही जाता है, सिरेमिक में भी दिया जाता है, कला इतिहास में भी, बट फैशन डिजाइनिंग में नहीं। राइट होगा आपका डी ऑप्शन, फैशन डिजाइनिंग नहीं। देखिए ललित कला अकादमी की स्थापना जो है ये फरवरी 1962 में हुई थी। डॉक्टर संपूर्णानंद जो हैं ये इसके पहले अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतहों के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? अब देखो गाइस आपके एग्जाम में अब ये लुल्लू सवाल नहीं आएगा, अब आप इस बात से अवगत हैं ही। अब आपके एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको वही प्रश्न पढ़ना है कि जो आपके एग्जाम में आए, जो आपके एग्जाम में टपकें और आपका सिलेक्शन करवाएं। मैं वही क्वेश्चंस आपका गाइस पढ़ाऊंगा, ठीक है। डेली क्लासेस आपको मिलेंगी, हमारा सपोर्ट करेंगे तो आपको गाइस मैं मेहनत करके आपका सिलेक्शन करवा दूंगा, भाई इतना समझो, मदद हमारी रहेगी पूरी। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा वर्षाजनक, बिल्कुल जाहिर सी बात है। परियोजना शारदा सहायक भी है, गंडक भी है, रामगंगा भी है, वर्षाजनक थोड़ी कोई परियोजना है। राइट हो जाएगा ए आंसर आपका। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता है, इसके अलावा बताइए सही आंसर क्या होगा? अब देखिए गाइस चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार कौन थे? वो थे गाइस चाणक्य। कौन थे? चाणक्य थे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बताया गया है कि चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, ये गाइस जो है ये चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ये एक ही नाम है। किसका? चाणक्य का। उनका विष्णुगुप्त भी नाम है, कौटिल्य भी नाम था, चाणक्य तो है ही। इसके अलावा समुद्रगुप्त जो है गाइस ये इसका नहीं, इसके अलावा तो इसमें समुद्रगुप्त ही तो नहीं है, तो राइट क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिएगा। क्वेश्चन है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है, इनमें से कौन त्रिपिटकों में से एक नहीं है? अब जैसा आप जानते हैं कि पाली में बौद्ध ग्रंथ को आमतौर पर त्रिपिटक से गाइस कहा गया है, त्रिपिटक से कहा जाता था, है ना। अब उसमें त्रिपिटक में एक था अभिधम्म पिटक, एक था शुद्ध पिटक, एक था विनय पिटक, ये 3 पिटक तो हो गए। उपासका पिटक नहीं है, उपासका पिटक नहीं है। राइट हो जाएगा सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन है कि 11वां या फिर आखिरी सिख गुरु कौन थे? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? 11वां या फिर आखिरी सिख गुरु कौन थे? बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जो है गाइस ये सिख के अंतिम गुरु थे। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, गुरु गोविंद सिंह। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह जो है ये सैनिक संगीति व खालसा पंथ के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो आपसे एग्जाम में अगर ये पूछा जाता है कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे तो वो हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है।
आगे है कि दी गई जानकारी से राजवंशों की पहचान करें। यहाँ पे आपको ये जानकारी पढ़ना है, फिर आपको नीचे गाइस जो ऑप्शन दिए गए इसमें बताना है कि किस राजवंश से संबंधित है। जानकारी पहले पढ़िए। पुष्यमित्र ने, अब पहले आप अगर आप ध्यान दें गाइस तो देख लीजिए, पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की है। अब ये पूरा फलाना धमाका पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाइस साफ तौर से इसमें कह दिया गया है कि पुष्यमित्र ने। अब आप इसमें देखें तो शुंग वंश की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई? शुंग राजवंश की पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। तो यही आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। ये पूरा जो यहाँ पे लिखा गया है पूरा गाइस एक तरीके से कहानी, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको थोड़ा सा भी हिंट मिल जाता है तो आंसर बताते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए, है ना। चलिए आगे है कि हर्षवर्धन ने 5 एंडीज को अपने नियंत्रण में ले लिया। इनमें से कौन सा 5 एंडीज था? अब आपको बताना है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार या जयपुर। पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, या फिर यहाँ पे आप देख लीजिए राइट हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे जो गाइस हर्षवर्धन है उन्होंने 5 एंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था, जिसमें पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा था। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? अब आपको बताना है कि इसमें कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है, समझिएगा। अबुल फजल वो अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबर नामक के लेखक थे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री थे। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। अब्दुल रहीम खान खाना या अब्दुल रहीम ई खान खाना एक कवि थे। अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बेगम बैरम खान के पुत्र थे। ये भी सही है। मुल्ला दो प्याजा मुगल सम्राट के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। ये भी सही है। बट आप जानते हैं राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे। अब मेरे प्यारे भाई देखिए, जो राजा मान सिंह ये अकबर के वित्त मंत्री नहीं बल्कि ये अकबर के सेनापति थे। राजा मान सिंह जो हैं ये अकबर के सेनापति थे। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? राइट हो जाएगा भूकंप, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात और बता दूंगा, इस मैंने शुरुआत में आपको नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं शुरुआत में बता देता तो आप सोचते चलो कोई बात नहीं थोड़ी से देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आपके 2018 यूपी SSC वीडियो 2018 का ही पेपर है। अब आप समझ लीजिए कि कितने टफ क्वेश्चन आते हैं, कितने ईजी क्वेश्चन आते हैं। जैसा आपको लग रहा हो मुझे नहीं पता, जैसा आपको लेवल लग रहा हो, लेकिन अब आप समझ लीजिए कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, वो भी 2018 में। पूरे 5 साल बाद पेपर हो रहा है, तो अब आप समझ लीजिए कि कितने क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए। यूपी SSC ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018, परीक्षा तिथि 23/12/2018 की। और देख लीजिए सीरीज जो है ये EA वाली है, ठीक है। यही मैं क्वेश्चन आपका करवा रहा हूँ। अब आप समझ लीजिए कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसीलिए गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो भी क्वेश्चन पढ़िए ये वही क्वेश्चन पढ़िए जो एग्जाम में आए, जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रखें। क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए भारत का मानक समय मेरिडियन जो है गाइस ये है 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर। राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। देखिए भारत का मानक समय जो है ये उत्तर प्रदेश के नैनी यानी इलाहाबाद जो कि प्रयागराज के नाम से जाना जाता है के पूर्व मिर्ज़ापुर से गुजरता है। मानक समय रेखा जो ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। आपसे एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि जो मानक समय रेखा है ये 5 राज्यों में से किससे नहीं गुजरती है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से भारत की मानक समय रेखा जो है ये गुजरती है। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा माउंट नागा तिब्बा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए कि कौन कौन हिमाद्री की पर्वत शिखर हैं। अब गाइस मैं अगर एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो लंबी होती जा रही है, उचित नहीं है। आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में से एक खाड़ी नहीं है? खाड़ी आपको बताना है भारतीय क्षेत्र में कौन इसमें खाड़ी नहीं है। देखिए कच्छ की खाड़ी ये तो हाई, कच्छ की खाड़ी ये खाड़ी है ही। कंबे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी ये भी है। मन्नार की खाड़ी ये भी है। अकाबा की खाड़ी कोई खाड़ी नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकाबा की खाड़ी, ठीक है। अकाबा की जो खाड़ी है गाइस, इस खाड़ी के किनारे मिस्र, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब ये सब देश स्थित हैं, तो ये खाड़ी मुख्य रूप से नहीं है। यूरोपीय देश इसमें कौन सा है बताइए? बुल्गारिया, सूडान, बेनिन, घाना, क्या है? देखिए यूरोपीय देश इसमें हो जाएगा बुल्गारिया। राइट हो जाएगा ए ऑप्शन। बुल्गारिया जो है ये इसमें यूरोपियन है, ठीक है।
यानी कि कहने का मतलब है कि जो बुल्गारिया है ये यूरोप महाद्वीप से संबंधित है, ठीक है। इसकी राजधानी जो है यह है सोफिया, पूर्व में काला सागर में अवस्थित था। बुल्गारिया जो है बुल्गारिया लेव इसकी आधिकारिक मुद्रा है। कहने का मतलब है कि बुल्गारिया की जो मुद्रा है ये है बुल्गारिया लेव, इसकी राजधानी जो है बुल्गारिया की ये है सोफिया। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है। कहने का मतलब है कि इसमें कौन गलत मेल किया गया है। जैसे आप देखिए इसमें अफगानिस्तान में बुजकाशी खेला जाता है, बांग्लादेश में क्रिकेट, भूटान में तीरंदाजी, नेपाल में वॉलीबॉल। अब आपको बताना है इसमें कौन गलत है। अब अगर आप यहीं पे देखें तो अफगानिस्तान में बुजकाशी सही है, बांग्लादेश में क्रिकेट खेला जाता है नहीं, गलत। भूटान में तीरंदाजी, नेपाल में वॉलीबॉल, ये वहाँ के राष्ट्रीय खेल हैं, लेकिन बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल जो है यह है कबड्डी। कबड्डी जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए फिर से एक बार। भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है यह है तीरंदाजी, नेपाल का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल, पाकिस्तान का हॉकी और अपने भारत का भी हॉकी ही है। अगला है कि बारिश की छायाएं तब बनती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती हैं। जब हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है, तो इनमें से कौन सा वर्षा छाया का प्रभाव नहीं बनाता। देखिए बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे गए थे अगर देखा जाए आज के लेवल में, तो हमें गाइस टफ ही लग रहा है। भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र राइट होगा आपका सी ऑप्शन। इसीलिए मैंने आपको गाइस आज पहले दिन ही ये पढ़ाया है ताकि आपको ये थोड़ा सा आभास हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। इसीलिए मैंने आज आपको ये पढ़ाया। हो सकता है मैं कल आपके प्रैक्टिस सेट करवाऊँ, उसमें थोड़ा इजी क्वेश्चन करवाऊँ, लेकिन आज ये प्रीवियस करवा रहा हूँ तो आपको गाइस थोड़ा आभास होगा कि हाँ भैया टफ क्वेश्चन पूछे गए थे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मुझे इसी लेवल का प्रश्न पढ़ना चाहिए, ये आपको आभास हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी। ये इजी क्वेश्चन है, हाँ मैं मानता हूँ कि ये इजी है, तो जल्दी से बताइए। देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर आप हमारी मेहनत को देख रहे हैं, लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, जी जान शिद्दत के साथ मैं आपके लिए लगा हूँ, तो आपकी इतनी जिम्मेदारी बनती है, ये आपका इतना फ़र्ज बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली क्लास मिले, मैं आपको गाइस डेली क्लास दूं, आपके सिलेक्शन में आपकी मदद करूं, तो आपकी इतनी जिम्मेदारी बनती है, ये आपका इतना फ़र्ज़ है कि आप कम से कम क्लास को तो लाइक कर ही सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वह लाइक ज़रूर कर देंगे, जो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिए मतदान करने की उम्र जो है ये 61वें संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत 21 से घटा करके 18 कर दी गई। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे गाइस ये लिखा गया है कि कौन से संविधान संशोधन में क्या किया गया है, वो आप यहाँ पे देख लीजिए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं अगर ये पूरा गाइस इसको पढ़ूंगा, आपको समझाऊंगा, तो वीडियो लंबी होती जा रही है, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। तो आप इसको पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है। संघ सूची के तहत इसमें कौन कोई विषय नहीं है। देखिए संघ सूची में परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले, युद्ध शांति ये आ जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य जो ये संघ सूची में नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है ये राज्य सूची का विषय है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए संघ सूची में कुल मिलाकर के 97 विषय सम्मिलित हैं और राज्य सूची में 66 विषय हैं, समवर्ती सूची में 47 विषय हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा गया है, इसको समझिए। क्वेश्चन है कि कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। उस कार्यक्रम को क्या कहा जाता है। राइट हो जाएगा एग्री उड़ान, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, इसको देखिए, कौन इसमें संसद का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए पहले देख लीजिए फिर बी देख। इसमें देखिए संसद का कार्य कौन सा नहीं है। संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। ये गलत है, डी ऑप्शन राइट होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं ये पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर पर भेज दूंगा, वहाँ से जाकर के आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आप गाइस वहाँ से जाकर के इसको पूरा देख लीजिएगा, मैं पूरा भेज दूंगा टेलीग्राम पे, ओके। कलकत्ता जो कि अब कोलकाता के नाम से परिचित है, में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना जो है ये किसने की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। देखिए भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना जो है ये पीसी महालनोबिस के द्वारा की गई थी। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसीलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुल प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की जो बेरोजगारी है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उसे कहा जाता है अंतर्निहित बेरोजगारी। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अंतर्निहित बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसको समझिए। इनमें से कौन महात्मा गांधी के आर्थिक विचार नहीं है? सही आंसर हो जाएगा मशीनरी और नवीनतम तकनीकी का अधिकतम उपयोग। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना है। इस कार्यक्रम में इसके अलावा सभी विकल्प शामिल हैं, अब आपको बताना है। राइट हो जाएगा अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन। राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला चलिए गाइस, मैं आज यहीं पर ख़त्म कर देता हूं क्लास, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अभी हैं। अभी यहाँ पे देखिए, हालांकि आगे बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, वो आगे थोड़ा टफ क्वेश्चंस आपको लग रहा था, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं आगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा। और गाइस, मैं कल से थोड़ा इजी क्वेश्चन आपका करवाऊंगा, लेकिन आज मैंने इसलिए टफ क्वेश्चंस करवाए हैं ताकि आपको थोड़ा आभास हो जाए कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया भैया, ठीक है। बाकी आपको ये हमारी मेहनत कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हिंदी की क्लास जो है ये मैम के द्वारा ली जाएगी, रीजनिंग मैथ में करवा दूंगा और जीके भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी चिंता बिल्कुल ना कीजिए। और बाकी गाइज आपको बता दें, देख लीजिए ये जो आपका प्रीवियस पेपर ही है जो मैंने करवाया है कल से। मैं आपका नमस्कार। अब जीके विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।